एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रसायन बाय कमलकांत सर में। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, वो होगा डाइपोल मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। और ये जो है 11th-12th वाली सीरीज जो चल रही है हमारी, उसमें चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपने अभी तक बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और चेकआउट करिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समझना डाइपोल मूवमेंट को, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट होता है किसी दो एटम्स के बीच के बॉन्ड में। सपोज करते हैं एक कार्बन और एक हैलोजन का बीच का बॉन्ड है। तो सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट क्या होता है या डाइपोल मूवमेंट जनरेट कैसे होता है? ये होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, या एक बॉन्ड में पोलैरिटी का डेवलप होना ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। और क्या बोल सकते हैं हम इसको कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण पोलैरिटी का डेवलप्ड होना, और उसकी जो डिग्री है कि कितना वो पोलर है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी, उसी को हम क्या नाम देते हैं? डाइपोल मूवमेंट। अब देखिए, मैंने बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण क्रिएट हुआ था। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे? स्लाइटली इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इधर स्लाइटली या पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो डाइपोल दो पोल बन जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, अब जो डाइपोल मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है डीबाई। क्या होती है? डीबाई। अब देखो, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का? Q इंटू एल। अब आप पूछोगे सर ये Q और L क्या है? तो Q है मैग्नीट्यूड, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज एलिमेंट्स की मैग्नीट्यूड है चार्ज पार्टिकल्स का। अब L क्या है? L है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स की, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इट इज द बॉन्ड लेंथ। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, या इसको बोल सकते हैं हम बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया चार्ज का और ये हो गई लेंथ हमारी। तो ये है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब जो हम समझते हैं, वो क्या है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, वो पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ डायरेक्शन होती है। उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? पॉजिटिव पोल से। डाइपोल मूवमेंट है वो केवल इसी पे डिपेंड नहीं करता है कि पोलैरिटी बॉन्ड की हो गई, ये पोलर हो गया, इस पे डिपेंड नहीं करता ओनली। ये किस पे भी डिपेंड करता है? ये शेप पे भी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की। किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल की शेप पे। जो जितने भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल से क्या समझते हो आप? तो सिमेट्रिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं वो जो फुलफिल करते हैं टू कंडीशंस को। अब वो टू कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन कि जितने भी एटम अटैच है सेंट्रल एटम से, वो क्या होने चाहिए?
आइडेंटिकल। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो सेंट्रल एटम है उस पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नो लोन पेयर। ठीक है, तो अब क्या समझोगे आप इससे कि आइडेंटिकल एटम अटैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं BF3 को, या फिर हाइड्रोजन को भी ले सकते हैं, या फिर CS2 को भी ले सकते हैं, या फिर हम अपनी एल्काइन को भी या एसिटाइलिन को भी ले सकते हैं। सेंट्रल एटम से क्या है, 3 फ्लोरीन अटैच है, बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं, सेम एटम अटैच है, हाइड्रोजन लीनियर होता है, सिमेट्रिकल होता है। अब देखो CS2 ना सेंट्रल कार्बन के पास लोन पेयर है और एटम भी सेम अटैच है, ना इसमें एटम है जो सॉरी लोन पेयर है और एटम भी सेम अटैच्ड है। तो ये तो हो गया डाइपोल मूवमेंट आपको बताना। ठीक है कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है और किन किन कंपाउंड्स में डाइपोल मूवमेंट जो सिमेट्रिकल कंपाउंड्स होता है उनमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखो डाइपोल मूवमेंट BF3 में समझते हैं हम। BF3 में अब देखो BF के बॉन्ड का जो बॉन्ड है, जो डाइपोल है इधर, और इन दोनों फ्लोरीन और बोरोन के बीच का किधर होगा, इधर। तो नेट क्या होगा, इधर। तो इससे ये कैंसिल और डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा 0। हाइड्रोजन के बीच का, ठीक है, ये तो आपको देखते पता लग रहा होगा, डाइपोल मूवमेंट 0। CS2 ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, डाइपोल मूवमेंट 0। और इसमें इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ, और डाइपोल मूवमेंट 0। तो ये तो बात हो गई हमारे इन कंपाउंड्स की। अब डाइपोल मूवमेंट की हम बात करते हैं। हाँ, एक नोट में और पॉइंट है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो भी डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल CCl4, ठीक है, CH4, जिनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो कंपाउंड्स भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, इनका भी डाइपोल मूवमेंट 0। अब देखो, अब समझते हैं हम डाइपोल मूवमेंट की कुछ और बातें। तो पहली बात क्या है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम्स। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब देखो सेंट्रल एटम, पहले साइड एटम्स का एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको दिख रहा है कि इधर की तरफ जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो क्या हुआ, डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और सेंट्रल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इससे हम क्या समझें कि अगर इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो डाइपोल मूवमेंट भी डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट आ गया समझ में। अब देखो सेकंड पॉइंट भी आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या है, ये हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप्स के। तो इसमें देखो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इनमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिफरेंस है,
इधर की तरफ जब जा रहे हैं हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है सेंट्रल एटम की। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की डिक्रीज हो रही है इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट भी इधर की तरफ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होंगी आपको समझाने के लिए। और एक थर्ड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम याद रखना है हमें, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है भाई कि डाइपोल मूवमेंट इन केस ऑफ सिस एंड ट्रांस कंपाउंड्स। अब देखो, सिस की बात करते हैं सबसे पहले और ट्रांस की बात करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये कंपाउंड, ठीक है। अब देखो, अब इधर क्या है, ये दोनों ग्रुप सेम साइड में है, मतलब ये सिस है। दोनों ग्रुप डिफरेंट साइड में जा रहे हैं तो ये ट्रांस है। ठीक है, और अभी ट्रांस की बात कर लेते हैं हम। ये देखो, जो CH3 है ये sp3 हाइब्रिडाइज है कार्बन, और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इन कंपैरिजन विद sp2। तो जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इधर, और इसकी भी होगी इधर, और कंप्लीट इधर। तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। एंड इसमें क्या होगा, ये भी इधर और ये भी इधर आपस में काउंटर बैलेंस कर देंगे, और क्या हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट 0। तो डाइपोल मूवमेंट सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। अब हर केस में ऐसा नहीं होता है कि ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट हमेशा 0 हो। अगर इन दोनों ग्रुप की एक्टिविटी डिफरेंट है, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें भी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं भाई हैं। अब देखो, अब बेंजीन है, ये लो बेंजीन आ गई, एक ग्रुप मान लेते हैं X। अब देखो, एक ग्रुप मान लेते हैं हम Y। अब देखो, ये जो मैंने ऐसे शो किया है ना रिंग के बीच से, इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि ये जो Y ग्रुप है ये ऑर्थो पे भी हो सकता है, ये मेटा पे भी हो सकता है, और ये पैरा पे भी हो सकता है। तो आपको क्या समझना है इसको, कि ये किसी भी पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है। अब यहां आते हैं दो केस, वी हैव टू केस। फर्स्ट वन क्या है, इफ X and Y are electron withdrawing या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या दोनों ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो इस केस में जो इस डाइपोल मूवमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ये हो गया डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। अब μ1 क्या है, μ1 है डाइपोल मोमेंट सी एक्स बॉन्ड का,
और μ2 है डायपोल मोमेंट सी वाई बॉन्ड का। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर हम कंपैरिजन करें ऑर्थो, मेटा और पैरा का, तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि यहां पे टर्म आ रही है कोस थीटा। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसकी वैल्यू बढ़ती है तो ये कंप्लीट वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि ये इसमें ऐड हो रही है। अगर ये घटती है तो कंप्लीट वैल्यू की जो कंप्लीट इसकी वैल्यू आएगी वो कम होगी। तो अब देखो कोस थीटा हमें पता है कि जब हम 0 to 180 मूव करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू घटेगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो अगर ऑर्थो पे है और मेटा पे है और पैरा पे है, ठीक है, अब देख लो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट भी घटेगा। तो डायपोल मोमेंट ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का, फिर पैरा का। अब देखो, अब ये तो हो गया केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। लेकिन केस 2 में इफ one atom is electron withdrawing and another is electron donating group, सो इस केस में क्या होता है, इस केस में डायपोल मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला आपके पास बन के आता है वो आता है μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर माइनस 2μ1 μ2 cos थीटा। तो ये थी हमारी डायपोल मूवमेंट की बात। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट क्या है भाई? स्टेरिक इफेक्ट कुछ नहीं है, स्टेरिक नाम से ही पता लग रहा है आपको, या फिर अगर आपको अंदाजा नहीं है इस वर्ड का तो अभी समझा देते हैं। स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक इफेक्ट क्या है कि ये एक मैकेनिकल हिंड्रेंस है। अगर कोई एटम है, अगर मान लो ये मेरी उंगली है और इन उंगली के चारों तरफ अगर मैंने बहुत सारे बॉडीगार्ड बिठा रखे हैं तो इस उंगली तक पहुंचना मुश्किल है ना। तो उसी तरह रिएक्शन सेंटर पे, जो रिएक्शन सेंटर है हमारा, अगर उस पे बहुत सारे ग्रुप लगे हों, बहुत सारे बल्कि बड़े ग्रुप अगर लगे हों, तो जो हमारा रिएजेंट जो आएगा या फिर जो रिएजेंट आएगा हमारा, उसको यहां पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी। यहां ये आसानी से नहीं पहुंच सकता। क्यों? यहां आएगा तो ये वाले ग्रुप इसको मैकेनिकल हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यही है स्टेरिक इफेक्ट कि जो आने वाला जो ग्रुप है उसको रिपेल करते हैं, ये बाहर रखते हैं इस सेंटर से। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेरिक इफेक्ट आपका। अब स्टेरिक इफेक्ट के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि स्टेरिक इफेक्ट कैसे काम करता है। अब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर हम बात करें इसकी, अब देखो, अब यहां जो एंगल है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, वो जो एंगल है वो होगा 109 डिग्री। 109 डिग्री। अब देखो सब आपस में नजदीक नजदीक है तो आपस में सबके बीच में रिपल्सन है। तो ये रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करता है, इसको बाहर निकाल देता है और यहां से क्या बनता है, कार्बोकटायन। अब देखो यहां थीटा 120 डिग्री, मतलब कुछ रिलीफ मिला है ना स्ट्रेन में रिलीफ मिला है कि नहीं मिला है ना। तो यही एक एग्जांपल है इसका
स्टेरिक इफेक्ट का। अब मान लो आप बोलोगे सर एक एग्जांपल और बताओ, तो एक एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल और देख लो। अब देख लो ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, ये कैसा है, क्वाaternary कार्बन है। अभी इससे अगले लेक्चर में मैं आपको इस अगले लेक्चर में बता दूंगा डिग्री निकालना। तो ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये हो गई फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। इसमें बीटा कार्बन बहुत ज्यादा हिंडर्ड है, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है ये। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से X को रिमूव करके और यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके यहां पे क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। या फिर आपने मतलब आगे पढ़ोगे या फिर कभी पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट में, तो वहां पे वहां पे एक SIR इफेक्ट पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ठीक है, ये है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में आप पढ़ोगे कि किसी तरह जो स्टेरिकली जो बल्की ग्रुप है वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करके और रिंग को आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ठीक है, वो भी एक एग्जांपल है स्टेरिक इफेक्ट का। तो आज की जो वीडियो है हमने उसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट दिया। डाइपोल मूवमेंट में क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी उसकी, उसके बाद कुछ उसके एग्जांपल्स देखे, उसके बाद मैंने डिस्कस किया डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, और अब था ये स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो अगली वीडियो जो आएगी हमारी उसमें मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह कुछ करवा दूंगा आपको। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है।